फजलदार ने उस आमिल का घर देख लिया। कच्चा मकान था जिसकी सहन की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। ये सारे कवाइफ मालूम करके फजलदार और उसका चचाजाद भाई वापस आ गए। उसी रात आधी रात से कुछ पहले फजलदार और उसका चचाजाद भाई फिर उस गांव में जा पहुंचे। वहां कोई चौकीदार नहीं था, ना कोई कुत्ता था जो उन्हें देखकर भौंकता। फजलदार दीवार के करीब खड़ा होकर उछला तो उसका हाथ दीवार के ऊपर चला गया। वो फौजी था, उसके लिए यह काम मुश्किल नहीं था। दीवार पर पांव जमाकर वो ऊपर गया और पेट के बल दीवार पर लेट गया। उसने दायां हाथ नीचे लटकाया तो उसके चचाजाद भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और फजलदार ने उसे ऊपर खींच लिया और इस तरह वो भी दीवार पर चला गया। उन रातों को चांद जरा देर से निकला करता था। उस वक्त चांद कुछ ऊपर आ गया था। घर वाले सहन में चारपाइयां डाले सो रहे थे और उन्होंने ऊपर कंबल और खेस लिए हुए थे। फजलदाद और उसका चचाजाद भाई दीवार से उतरे। दोनों के पास कुल्हाड़ियां थीं। उन्होंने चांदनी में सोए हुए घर वालों को देखा। घर वालों को जरा सी भी होश नहीं थी। फजलदाद ने उस शख्स की जवान बेटी को जगाया। जूं ही लड़की की आंख खुली वो घबरा कर उठ बैठी। फजलदाद ने कुल्हाड़ी उसके आगे करके कहा, ऊंचा सांस भी लिया तो सर खोल दूंगा। उसे चारपाई से उठाकर अपने पास खड़ा कर लिया। फिर काले आमिल और उसकी बीवी को उठाया। उन्हें भी यही धमकी दी गई कि वो ऊंची आवाज ना निकालें वरना मारे जाएंगे। फजलदाद और उसके चचाजाद भाई ने अपने चेहरे छुपाए हुए नहीं थे। छोटे बहन भाई सोए रहे। अंदर चलकर दिया जलाओ, फजलदाद ने आमिल से कहा। आमिल दौड़ता अंदर गया और दिया जलाया। फजलदाद उसकी बेटी को बाजू से पकड़े हुए अंदर ले गया। लड़की की माँ भी साथ थी। आमिल ने हाथ जोड़ दिए और वो डर से कांप रहा था। वो शायद उन्हें डाकू समझ रहा था। हम गरीबों के पास क्या है? आमिल ने हाथ जोड़कर कहा। किसी बड़े घर में जाना था। हम डाका डालने नहीं आए, फजलदाद ने कहा। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हारे दोनों बच्चों को कत्ल करके इस लड़की को जिंदा साथ ले जाएंगे। तुम अपना जादू चलाकर देख लेना। अल्लाह तुम दोनों को लंबी उम्र दे। आमिल की बीवी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम ये बताओ कि आए क्यों हो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो काम कहोगे करेंगे। फजलदाद ने अपनी खाला का नाम लिया और अपने गांव का नाम भी बताया। फिर कहा कि उस औरत ने तुमसे एक खामिन और उसकी बीवी पर बंदिश लगवा रखी है कि उनके औलाद ना हो। फौरन बोलो। फजलदाद के चचाजाद भाई ने कहा, यह बात सही है या गलत? झूठ बोलो और इसका नतीजा अभी देख लेना। तुम्हारी अर्जी या रिपोर्ट थाने में भी कोई नहीं सुनेगा। आमिल ने कुछ भी ना कहा और वो सोच में पड़ गया। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, आमिल की बीवी ने कहा। वो औरत यहाँ आती रहती है और उसने ये काम करवाया है। ओए, तुम क्यों नहीं बोलते? फजलदाद के चचाजाद भाई ने आमिल के पहलू में कुल्हाड़ी के उल्टे दस्ते की ठोकर मारकर कहा, तुम अपनी जबान से बताओ और फौरन बोलो। हाँ बादशाहो, आमिल ने कहा, मेरी बीवी ने सच्ची बात बता दी है। आप हुक्म दें, मैं पूरा कर दूंगा। अपने शैतानी अमल का अभी तोड़ करो। फजलदाद ने कहा, अगर तुमने ये कहा कि अभी नहीं हो सकता और 2-3 दिनों के बाद होगा तो मैं तुम्हारी इस बेटी को साथ ले जाऊंगा। हो जाएगा हजूर, आमिल ने कहा, अभी कर देता हूँ। वो मैंने ही बंदिश लगाई थी, इसलिए उसे तोड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं। फिर जल्दी करो, आमिल की बीवी ने उसे कहा। अपनी जान और अपनी इज्जत बचाओ। आप दोनों में उस बीवी का खामिन कौन है? आमिल ने पूछा। फजलदार ने बताया कि मैं उसका खामिन हूँ। आमिल ने उसे अपने सामने बिठा लिया। पहले तो आमिल अपने मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता रहा। फिर उसने हाथों से और फिर सर से ऊट पटांग से इशारे किए और फिर फजलदाद की दोनों आंखों में अपनी उंगलियों से पूरी तरह खोलकर उनमें फूंके मारी। उसके बाद उसने मैला सा एक कागज़ लिया और पेंसिल से उस पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें लानी और उनके ऊपर हिंदी के कुछ अल्फाज लिखे। उस कागज़ को तय करके फजलदाद को दिया और कहा कि यह कागज़ इसी तरह बीवी के सर के बालों के नीचे रख देना, गिरे नहीं, और ये कागज़ 3 दिन उसके बालों के अंदर पड़ा रहे। बाकी अमल जो करने वाला है वो मैं रात के करके सोऊंगा। आमिल ने कहा, सुबह तक बंदिश टूटी हुई होगी और उसके बाद आपकी बीवी का बच्चा हो सकता है। और अब मेरी बात सुन लो, फजलदाद ने कहा, अगर वो औरत फिर तुम्हारे पास आई और तुमने उसका काम किया तो फिर इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। तुम्हारी टांगे घुटनों से काट दूंगा और सारी उम्र अपाहिज बने रहोगे। क्या आप उसी गांव के रहने वाले हैं? आमिल ने पूछा। और क्या ये औरत आपकी रिश्तेदार है? फजलदाद ने उसे बताया कि वो कौन है, उसकी ज़ात क्या है और उसकी हैसियत क्या है, और फिर बताया कि वो फ़ौज में हवालदार है और उसे गिरफ्तार करवा के 10 साल कैद की सज़ा दिला सकता है। ये करके फजलदाद ने उसे कहा कि वो कुछ पैसे लेना चाहता है तो बताए और ये पैसे उसे खुशी से दिए जाएंगे। आमिल इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने हाथ जोड़कर पैसे लेने से इनकार कर दिया। जा काकी, फजलदाद ने आमिल की बेटी से कहा, डर मत और जाके सो जा। मेरे बाबा को तो कुछ नहीं कहोगे ना? लड़की ने डरे सहमे हुए लहजे में पूछा। नहीं काकी, फजलदाद ने कहा, लेकिन अपने बाबा को कह दो कि इसमें हमें धोखा दिया तो फिर नतीजा बहुत बुरा होगा। नहीं हवालदार जी, आमिल ने हाथ जोड़कर कहा,
मैं आपको धोखा नहीं दे रहा, मैंने जो काम किया है उसका नतीजा आपको नजर आ जाएगा। क्या तुम आने वाले वक्त का हाल अहवाल बता सकते हो? फजलदाद के चचाजाद भाई ने पूछा। नहीं राजा जी, आमिल ने जवाब दिया, ये सफली अमल है, इसका कोई आमिल ना हाथ देख सकता है ना आने वाले वक्त की कोई खबर बता सकता है। मेरे जैसा कोई भी आमिल आपको आइंदा की खबर दे या आपको किस्मत का हाल बताए तो कभी उसके धोखे में ना आना। इस अमल के आमिल सिर्फ ये अमल कर सकते हैं। फजलदाद और उसका चचाजाद भाई वहां से वापस आने के लिए उठे। फजलदाद ने आमिल को 5 रुपए दिए जो वो नहीं ले रहा था। फजलदाद ने उसे कहा कि वो अपनी खुशी से ये पैसे दे रहा है। फिर आमिल ने 5 रुपए रख लिए। उस जमाने में 5 रुपए आज के कई हजारों रुपयों के बराबर थे। अपने गांव में आकर फजलदाद अपने घर और चचाजाद भाई अपने घर चला गया। फजलदाद की बीवी उसके इंतजार में जाग रही थी। उसे मालूम था कि उसका खामिंद अपनी चचाजाद भाई को साथ लेकर कहाँ गया है। इस परेशानी और इंतजार में उसे नींद आ ही नहीं रही थी। फजलदाद ने उसे बताया कि वो क्या कर आया है। फिर तय किया हुआ कागज बीवी के सर में बालों के नीचे छुपा दिया और उसे कहा कि 3 दिन वो सर पानी में ना डाले, ना कंघी करे, ताकि कागज 3 दिन और 3 रातें बालों ही में पड़ा रहे। चौथे रोज ये कागज बालों में से निकालना था और उसे जलाकर उसकी राख कूड़े या क्रिकेट में या गलाजत में फेंक देनी थी। अगली सुबह फजलदाद ने अपने बाप और अपनी माँ को अलग बिठाकर बताया कि उसे किस तरह और किस से पता चला था कि खाला ने उस पर और उसकी बीवी पर काले जादू की बंदिश लगवा दी थी। फिर उसने उन्हें बताया कि गुज़िश्ता रात उसने किस तरह बंदिश खुलवाई है। माँ और बाप ने यह सुना तो हैरत से उनके मुंह खुल गए। माँ ये बात मानने पर आमादा नहीं हो रही थी, लेकिन फजलदाद ने उसे मनवा लिया और अपने छोटे भाई से कहा कि वो खाला को बुला लाए, एक ज़रूरी काम है। खाला उसी गांव में रहती थी और उसका घर थोड़ी ही दूर था। कुछ देर के बाद खाला आ गई। फजलदाद ने उसे अपने माँ बाप के पास बिठा लिया। फजलदाद की माँ बड़े गुस्से से अपनी बहन के साथ बोली, लेकिन फजलदाद ने माँ को चुप करवा दिया। देखो खाला, फजलदाद ने कहा, तुमने जो किया था बहुत बुरा किया था। मैंने तुम्हारा किया हुआ काम खत्म करवा दिया है। कौन सा काम बेटा? खाला ने हैरान सी होकर पूछा। क्या कह रहे हो? अनजान ना बनो खाला, फजलदाद ने कहा, तुमने जो करतूत मुझ पर और मेरी बीवी पर की थी उस पर तो मर्दों के सर खुल जाते हैं। मुझसे सच्ची बात सुनना चाहती हो? तुमने मुझ पर और मेरी बीवी पर काला जादू करवाया था। अगर मैं बदला लेना चाहता तो यही अमल उल्टा करवा कर तुम्हारा बेड़ा गर्क करवा सकता था। आमिल ने मुझे कहा भी था, लेकिन खाला तुम मेरी माँ की बहन हो, मैंने तुम्हें बचा लिया है। अब इतनी सी बात कहता हूँ कि उस शैतान के पास फिर ना जाना, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। खाला बड़ी चालाक और होशियार औरत थी। उसने अपनी बेगुनाही साबित करना चाही तो फजलदाद ने कहा कि वो नहीं मानती तो वो उस आमिल को यहाँ बुला लेगा। मैं तुम्हारी कारस्तानी पर पर्दा डाल रहा हूँ। फजलदाद ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में अभी तक मैल है तो मैं सारी बरादरी में तुम्हारी इज्जत से पर्दा उठा दूंगा और सारे गांव में तुम्हारी बदनामी भी होगी। फजलदाद की माँ ने अपनी बहन को कुछ सख्त अल्फाज कहने शुरू कर दिए, लेकिन फजलदाद ने उसे चुप करवा दिया और खाला से कहा कि वो चली जाए और बेफिक्र रहे, ये राज किसी को मालूम नहीं होगा। खाला सर झुकाए हुए चली गई। फजलदाद ने मुझे सुनाया कि चौथी सुबह उसने अपने हाथों अपनी बीवी के बालों में से वो कागज़ निकाला और उसकी तहें खोलकर माचिस जलाई और कागज़ जला दिया। उसकी राख मवेशियों के गोबर के ढेर पर फेंक दी। फजलदाद की छुट्टी चंद दिन ही रह गई थी। वो ये दिन गुजार कर वापस अपनी यूनिट में चला गया। 1 महीने के बाद उसे अपने बाप का खत मिला, जिसमें बाप ने उसे इतला दी थी कि उसकी बीवी में माँ बनने के आसार साफ तौर पर पैदा हो गए हैं। उसकी खुशी का अंदाज़ा किया जा सकता है। उसने मुझे कहा कि उसके दिल से अपने पीर की मुरीदी ख़त्म हो गई। वो चाहता तो ये था कि अपने घर वालों से भी कहे कि वो उस पीर की मुरीदी के जाल से निकल आएं, लेकिन उसने ऐसी जुर्रत न की। वो जानता था कि पीर के खिलाफ बोला तो उस पर फतवा लग जाएगा और जो कोई भी सुनेगा वो उसके साथ कता ताल्लुक कर लेगा। फिर अल्लाह ने फजलदाद को ये वक्त भी दिखाया कि उसे तार मिली कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। उसे सिर्फ 4 दिनों की छुट्टी मिली और वो घर गया। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उसने और उसके घर वालों ने किस तरह खुशियाँ मनाई। अब उसका बाप उससे पीर के पास ले गया। बताशों की पूरी चंगेर साथ ले गए थे और फजलदाद को नकद नजराना भी पेश करना पड़ा, जो उसने बादल नखास्ता पेश किया। जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। फजलदाद की यूनिट को एक और छावनी में भेज दिया गया। कुछ अरसे के बाद उसकी यूनिट एक और छावनी में चले गई। चूँकि फजलदाद जिस्मानी और दिमागी लिहाज से खसूसी तौर पर फुर्तीला था, इसलिए उसे कमांडो और गोरीला ट्रेनिंग के लिए मुंतखब कर लिया गया। आखिर उसे उस कमांडो फोर्स में शामिल कर लिया गया जिन्हें ग्लाइडरों के जरिए बर्मा में जापानियों के आकब में उतारना था। उसे कुछ अरसे कलकत्ता में ट्रेनिंग दी गई और एक रात उसी फोर्स को ग्लाइडरों में रवाना कर दिया गया। ये मैं सुना चुका हूँ कि फजलदाद के साथ ग्लाइडर ने और फिर जापानियों ने और फिर नांगों ने क्या सलूक किया और फिर मुझ तक किस तरह पहुँचा। अगले रोज़ उसके ज़ख्मों से पत्तों वाली पट्टी खोली तो मैं देख कर हैरान रह गया
کہ जख्मों की हालत खासी बेहतर थी। मैं उसे दूसरे पत्तों का पानी पिला रहा था। शायद उसी का असर था कि फजलदाद को बुखार ना हुआ। अगर उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हुआ भी था तो वो बहुत ही थोड़ा था। मुश्किल ये पैदा हो गई कि उसकी जिस्मानी हालत तो बेहतर हो रही थी, मगर जहनी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका पीर उसके दिमाग पर सवार हो गया था। मैंने उसे कायल करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था। मुझे उसकी एक बात याद आ गई। सुनो फजलदाद भाई, मैंने कहा, तुम कहते हो कि तुम्हें इस गुनाह की सज़ा मिल रही है कि तुमने पीर के बेटे को कत्ल किया था। अगर तुम्हें सज़ा ही मिल रही है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह सज़ा किस गुनाह की मिल रही है। तुमने मुझे सुनाया है कि जब तुम्हें पीर का मुरीद बनाने के लिए उसके पास ले गए थे तो तुम्हारे हाथ में एक सबज झंडा था जिस पर कलमा तैयबा शरीफ लिखा हुआ था। मैं उस रस्म को जानता हूँ। तुमने ये झंडा पीर के बाप के मिज़ार पर चढ़ाना था, लेकिन तुमने ये झंडा पीर के कदमों में रख दिया। ज़रा सोचो फजलदाद, सोचो, कलमा शरीफ कितनी मुकद्दस चीज़ है, मगर तुमने ये मुकद्दस कलाम एक गुनाहगार के कदमों में रख दिया। तौबा करो और यूं ही तुम जिस्मानी लिहाज से बेहतर हो जाओ, नमाज पढ़नी शुरू कर दो। ये भी सोचो कि एक पीर ने तुम्हें धोखे में रखा और उस पीर के पास इतनी भी रूहानी ताकत नहीं थी कि वो मालूम कर लेता कि तुम्हारी बीवी पर काला अमल किया हुआ है। ये बात तुम्हें एक पंडित ने बताई और उससे तुम्हारी मुराद पूरी हुई। मैं तो कहता हूँ कि उस पीर से वो हिंदू पंडित बेहतर था। अगर मैं ये सुनाना शुरू कर दूँ कि मैंने फजलदाद से क्या बातें की और क्या क्या दलीलें और हवाले दिए, तो मेरी इस कहानी का यह हिस्सा वाज बन जाएगा। 2-3 दिनों बाद उसके ज़ख्म और ज़्यादा ठीक हो गए और सबसे बड़ा ख़तरा जो टल गया वो पस का था। पस ख़त्म हो चुकी और ज़ख्मों के इर्द गिर्द जो सुर्खी थी वो भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन फजलदाद अपने ही ख्यालात में गुमसुम रहने लगा। बूढ़ा बर्मी जिसका नाम उस्मान था बाकायदगी से उसके ज़ख्मों पर पत्ते रख कर पट्टियाँ कर रहा था। एक रोज़ मैंने बूढ़े उस्मान को बताया कि फजलदाद के जहन में क्या वहम बैठ गया है। उस्मान पहले तो समझा ही नहीं कि पीर क्या होता है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया। उसने बताया कि बर्मा के मुसलमानों में पीर का कोई तस्वुर ही नहीं, वो नमाज पढ़ते हैं या बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। उस्मान ने जब मेरे साथ इस मौजू पर बात की तो मुझे एहसास हुआ कि यह शख्स कुछ इल्म भी रखता है। मैंने उससे पूछा कि फजलदाद के जहन से पीर को किस तरह निकाला जाए। एक रोज़ उस्मान उसके पास बैठ गया और उसे अल्लाह के करिश्मे सुनाने लगा। फिर उसे कहा कि वो नमाज इस तरह पढ़े कि ज़ख्मी टांग लंबी करके बैठे और इशारों में नमाज पूरी कर लिया करे। फिर उसने बताया कि इशा की नमाज के बाद दरूद शरीफ पढ़े और फिर 1000 मरतबा अल्लाहु समद का विर्द करे और बाद में भी चंद मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। बूढ़े उस्मान ने कहा कि ये अल्लाह का नाम है और अगर पूरी तवज्जो अल्लाह की ज़ात पर रख कर यह वजीफ़ा किया जाए तो हर तरह की बीमारी से, वहम और बुरे ख्यालात से निजात मिल जाती है। मैंने उसे वज़ू करवाया और उसने नमाज पढ़ी। इस तरह उसने बैठकर बाकायदा नमाजें पढ़ना शुरू कर दी और इशा के बाद अल्लाहु समद का विर्द भी करने लगा। 18 या 19 दिन और गुजरे तो फजलदाद के ज़ख्म तकरीबन बिल्कुल मुंदमिल हो गए और अब वो खुद वज़ू करके बाकायदा रुकू और सजूद करने लगा। मैंने उसका एक असर ये देखा कि फजलदाद जिस्मानी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल हो गया और उसके जहन से पीर निकल गया। फजलदाद वापस जाना चाहता था। उसे वांग ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक कस्बा है, वो उस कस्बे में पहुँच जाए और वहाँ से उसे पीछे भेजने का सरकारी इंतज़ाम हो जाएगा। एक रोज़ वो जाने के लिए तैयार हो गया। वो मुझे कहता था कि मैं भी उसके साथ चलूँ। मैंने अभी तक उसे नहीं बताया था कि मैं फ़ौजी हूँ और भगोड़ा फ़ौजी हूँ और वापस नहीं जा सकता। मैंने 1-2 बहाने तराश कर उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। एक रोज़ वांग और साथी उसे अपने साथ लेकर चले गए। शाम को ये लोग जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि उस कस्बे में पुलिस मौजूद है और एक दफ्तर फ़ौजियों का भी है। हवालदार फजलदाद फ़ौजी दफ्तर में चला गया। वो भगोड़ा तो था नहीं कि अपने आप से पर्दा ना उठाता, वो तो वापस जाना चाहता था। वांग ने मुझे बताया कि फ़ौजियों ने उसे अपने साथ रख लिया था और उसे कहा था कि उसे वापस कलकत्ता भेज दिया जाएगा। फजलदाद चला गया। वो मेरा चैन और सुकून भी साथ ही ले गया जो मैंने उन अजनबी लोगों में एक दूर इफ्तादा बस्ती में रहकर हासिल किया था। ये लोग मेरे कुछ भी नहीं लगते थे। मैं उनमें अजनबी ही नहीं बल्कि गैर मुल्की था। मैं उनकी और वो मेरी ज़बान भी नहीं समझते थे। हमारे कल्चर भी जुदा थे, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा ताल्लुक़ पैदा हो गया था जैसे ये सब मेरे खून के रिश्तेदार हों और उनके साथ मेरी रूह का राब्ता हो। मैंने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया था और वो मेरे आगे आंखें बिछाते थे। मैंने अब तक जो कहानी सुनाई है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो किस तरह मुझ पर दिलो जान से फरीफ्ता थे। मैं मज़ीद कोई राय नहीं दूंगा। इतना अरसा उन जंगलों में आवारा भटकते फिरते और फिर उन लोगों में रहते रहते मुझे यूँ महसूस होने लगा था कि जैसे मेरे अंदर ऐसा कोई तगय्युर आ गया है, जैसे मैं वो नहीं रहा जो फ़ौज से भगोड़ा होने से पहले हुआ करता था।
कभी यूं भी लगता था कि जैसे मैं उन्हीं जंगलों में पैदा हुआ था और मैं उन्हीं लोगों में से था और भटकते भटकते अपने लोगों में पहुंच गया हूं। मुझे शुरू शुरू में घर याद आता था, अपने अजीज़ो अकारब और यार दोस्त याद आते थे, लेकिन मैं घर को और अपनों को भूलता जा रहा था। इससे मुझे दिली सुकून हासिल हो रहा था, लेकिन फजलदाद मुझे मिला और वो मेरे साथ रहा तो मुझे घर भी याद आने लगा और अपने पराये भी याद आने लगे। फजलदाद जब अपने इलाके की बातें सुनाता था तो मैं यूं महसूस करता था जैसे मैं अपने घर या अपने इलाके में पहुंच गया हूं। उसने अपने इलाके के कुछ वाक़यात सुनाए थे। वो जब ये वाक़यात सुनाता था तो मैं तसव्वुर में अपने इलाके के नशेबो फराज और पगडंडियों को देखने लगता था। फजलदाद की बातों से मुझे तस्कीन सी मिल रही थी। मैंने बड़े अरसे बाद अपने इलाके की बात सुनी और ज़बान भी बोली, वरना वहाँ तो अपनी ज़बान बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। फजलदाद मुझसे जब रुखसत होने लगा था तो मेरे दिल में एक बात आई थी जो मैंने दिल ही में रहने दी। बहुत सोचा और सोच कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं अपनी असलियत फजलदाद को ना ही बताऊं। मैं उसे ये कहना चाहता था कि मैं फ़लाँ गांव का रहने वाला हूं और ये मेरे वालिद साहब का नाम है, और वो जब भी पीछे पहुंच जाए और कभी छुट्टी जाए तो मेरे घर ये इत्तला दे दे कि मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ और इंशाअल्लाह ज़िंदा वापस आऊँगा। लेकिन मैंने फजलदाद को अपना असल गाँव नहीं बताया था। मैंने ख़तरा ये महसूस किया कि ऐसा ना हो कि ये बात फ़ौज तक पहुंच जाए कि मैं भगोड़ा होकर फ़लाँ जगह पहुंच गया हूँ। ख़तरा ये था कि इस सूरत में फ़ौज और पुलिस में मेरे घर वालों को परेशान किए रखना था। मैंने अपने ऊपर पर्दा डाले रखा और फजलदाद चला गया। उसके जाने के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ही उखड़ गई। मैं तो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने के लिए फ़ौज से भागा था, लेकिन उन लोगों में आकर मेरा ये इरादा डामाडोल सा हो गया था। लेकिन फजलदाद चला गया तो मैं इतना बेचैन हो गया कि INA में शामिल होने का इरादा तूफ़ान की तरह मेरे जहन में उठा। और अगले ही रोज़ मैंने वोंग को बुलाकर कहा कि अब हमारे पास जापानियों की मोटर बोट भी है, अब दरिया पार करना मुश्किल नहीं, वो मुझे दरिया पार करवा दे। वोंग के चेहरे पर ऐसा तासुर आ गया कि जैसे उसे मेरी बात बहुत बुरी लगी हो। क्या सोच रहे हो वोंग? मैंने पूछा और उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहा, तुम यही कहोगे कि दरिया में तुग़यानी है और मोटर बोट उस तुग़यानी में से पार नहीं जा सकेगी? जा सकेगी साहब, वोंग ने कहा। बड़ी मजबूत कश्ती है और उसका इंजन ज़्यादा ताकत वाला है। ये सैलाब में से भी गुजर जाएगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि आप यहाँ से जाएं। देखो वोंग, मैंने कहा, मैं तुम लोगों का प्यार हमेशा याद रखूंगा और ज़िंदगी में हम फिर भी मिलेंगे, लेकिन मैं जिस इरादे से फ़ौज से भागा था वो मैंने हर कीमत पर पूरा करना है। उस वक्त तक ना जाने कितने हज़ार हिंदुस्तानी फ़ौजी जापानियों की बनाई हुई आज़ाद हिंदुस्तान की फ़ौज में शामिल हो चुके होंगे।